आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमलेंदु जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो जैसे कि अमित शाह ने एक ऐलान किया और ऐलान ये था कि वक्फ संशोधन बिल इस सत्र में पेश किया जाएगा और जैसे ही उन्होंने ऐलान किया इस पर चर्चा गर्मा गई है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और खासकर ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि अब ये समय आ गया है कि वो अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करें कि वो किसकी तरफ जाना चाहते हैं। क्या वो एनडीए के साथ रहकर मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, मुस्लिमों के खिलाफ जो साजिश हो रही है, जैसे कि मोदी सरकार पर आरोप लगते हैं, बीजेपी पर आरोप लगते हैं, क्या वो उन सब का समर्थन करते हैं या फिर वो इसके खिलाफ हैं। यानी अब यहां पर एक तरह से सवाल तीनों बड़े सहयोगी दलों पर खड़ा हो गया और आप जानते ही हैं कि अभी जो सरकार है, मोदी सरकार जो सत्ता में है, केंद्र की सत्ता में, वो वैसा क्यों पर टिकी हुई सरकार है। तो इन सब के बीच में सभी की निगाहें, जैसे कि मैंने कहा, सहयोगियों पर टिकी हुई हैं और अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर सहयोगी साथ में रहते हैं तो उनके जो मुस्लिम कोर वोटर हैं क्या वो उनके साथ बने रहेंगे, या अगर सहयोगी साथ छोड़ते हैं तो क्या मोदी सरकार गिर जाएगी। इस सब को लेकर इस समय सियासत में चर्चा गरमाई हुई है क्योंकि लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि जो सहयोगी हैं, खासकर हम चिराग पासवान और अभी नीतीश कुमार की बात करें तो उन पर सभी की निगाहें ज्यादा हैं क्योंकि अभी इसी साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उन दोनों ही पार्टियों का जो कोर वोटर है वो मुस्लिम समुदाय है और मुस्लिम समुदाय को साधने में दोनों ही पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। खासकर नीतीश कुमार लगातार उन्हें साधने के लिए ऐसे कुछ बयान भी दे रहे हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों एनडीए की एक बैठक बुलाई थी खुद नीतीश कुमार ने और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो मुस्लिम जो कम्युनिटी जहां पर रहती है उन गलियों में जाएं, उन मोहल्लों में जाएं और जाकर जेडीयू की तरफ से या एनडीए सरकार की तरफ से जो भी काम मुस्लिमों के पक्ष में किए गए हैं उनकी जानकारी जाकर दे। तो ये साफ था कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के लोगों को भी ये बता दिया था कि अगर हमारे साथ रहना है तो उनकी विचारधारा के साथ मिलकर चलना होगा, यानी नीतीश कुमार की माननी पड़ेगी। तो ऐसे में अब जब एक बार फिर वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा ने जोर पकड़ा, सभी ये जानने के उत्सुक थे कि आखिर इस पर सरकार का स्टैंड क्या रहने वाला है, क्योंकि ये साफ है कि इससे पहले भी जब इसको पेश किया जा रहा था इस बिल को, उसी दौरान जब किरण रिजिजू इस पर जवाब दे रहे थे, संसद में बात कर रहे थे, उस समय उनके पास एक चिट्ठी आती है और उसके बाद वो उसे जेपीसी के पास भेज देते हैं और उस दौरान ये खूब चर्चा रही थी इस बात की कि कहीं ना कहीं सहयोगियों ने अपने पैर पीछे खींच लिए और सहयोगियों के दबाव में ही इस बिल को जेपीसी के पास भेजना पड़ा है। इसके बाद एक बार फिर चर्चा थी कि क्या इस बार बिल पेश किया जाएगा। उसको लेकर अमित शाह ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। हालांकि अमित शाह ने अचानक से ये स्टैंड क्यों क्लियर किया, क्यों ये ऐलान किया कि वक्फ संशोधन बिल तो पेश किया ही जाएगा इसी सत्र में, इस पर भी सवाल है कि आखिर वो क्या आरएसएस के दबाव में है या फिर वो कहीं ना कहीं अपने सहयोगियों को ये बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने सहयोगियों पर दबाव डालना चाहते हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अमलेंदु जी अभी आपके पास आना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर कि क्यों ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि जयंत चौधरी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान ने अल्टीमेटम दे दिया है बीजेपी को। हाँ, देखिए, अब अल्टीमेटम दिया है कि नहीं दिया ये तो पता नहीं कि नहीं दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन जो एक तरीके से कहा जाए कि जो संजय सिंह हैं, जो इसके सांसद हैं आपके, तो उन्होंने जो है एक बड़ा बयान दिया है। और बड़ा बयान क्या दिया, कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लखनऊ में और लगभग 20-22 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें वो जमकर उन्होंने बातें रखी हैं और उन्होंने कहा कि वो जेपीसी के सदस्य रहे हैं, इसलिए वो दावे के साथ इस बात को कह रहे हैं कि अगर ये सरकार वक्फ बिल लेकर आएगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी। चूंकि वो जेपीसी के सदस्य रहे इसलिए इस बात को दावे के साथ कह रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सरकार गिरा देंगे, चूंकि इनको लग रहा है कि अगर वक्फ बिल लाया तो इनकी ज़मीन जो है वो खिसक जाएगी, इसलिए ये लोग सरकार को गिरा देंगे, इसलिए ये सरकार वक्फ बिल लेकर नहीं आएगी, ये सिर्फ बातें करती रहेगी। तो ये संजय सिंह ने कहा है। तो हम पहले संजय सिंह को सुन लेते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा है और क्यों वो उनके इस तरह के दावे कर रहे हैं, पहले सुनेंगे फिर उस पर चर्चा करेंगे। अभी वक्फ बिल की चर्चा हो रही है, बीजेपी ने कहा हम वक्फ बिल लेके आएंगे। मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, मैं जेपीसी का मेंबर था वक्फ बिल में, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं अगर बीजेपी वक्फ बिल लाएगी तो वो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अगर बीजेपी
वक्फ बिल लेके आएगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, जयंत चौधरी जी ने, सब ने मिलके अल्टीमेटम दे दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि इनकी जमीन अपनी खिसकने लगी है। इनको लगने लगा है कि हमारा जनाधार खिसक जाएगा। वो चाहे नायडू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे जयंत जी हो, इनको सबको लगने लगा है कि हमारा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये वक्फ बिल अगर मोदी सरकार लेके आई तो मोदी की सरकार गिर जाएगी, उनसे ये सारे लोग समर्थन वापस लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। और वक्फ बिल के जो प्रावधान हैं, ये साफ कह दिया है कि अगर वक्फ संशोधन बिल मोदी सरकार लेकर आएगी तो उनके सहयोगी उनका साथ छोड़ देंगे और उसका असर ये होगा कि सरकार गिर जाएगी। अब इस तरह के दावे क्यों किए जा रहे हैं? आप सभी जानते हैं कि इस बार जो है बीजेपी के पास अकेले के दम पे बहुमत नहीं है और उसे इन सहयोगियों की जरूरत है, खासकर चंद्रबाबू नायडू। और अगर नीतीश कुमार ने अपना जो बीजेपी का साथ छोड़ दिया तो सरकार तुरंत गिर जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार यही दावे किए जा रहे हैं। शुरुआत से कहा जा रहा है कि बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, इसीलिए ये तीनों ही बेहद जरूरी है। और अभी सबसे ज्यादा निगाहें चिराग पासवान और नीतीश कुमार पर टिकी हुई है, क्योंकि इस साल के आखिर में चुनाव है बिहार में और बिहार में अच्छा खासा परसेंटेज है मुस्लिम समुदाय के वोटर्स का। और ये दोनों ही जो राजनीतिक दल हैं इनका कोर वोटर मुस्लिम समुदाय है। अब यहाँ बड़ी बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि संजय सिंह का ये बयान आया है कल। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दावा किया जिसमें उन्होंने 4 पार्टियों का नाम लिया, 4 लोगों का नाम लिया, चंद्रबाबू नायडू का नाम लिया, नीतीश कुमार का नाम लिया, चिराग पासवान का लिया, जयंत चौधरी का लिया। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ गौर करने वाली है वो ये कि चारों में से किसी ने भी अभी तक आगे आकर संजय सिंह के बयान का खंडन नहीं किया है, इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, कोई आपत्ति नहीं जताई है। तो कहीं ना कहीं ये दावे किए जा रहे हैं अमलेंदु जी की उनकी जो खामोशी है, क्या उनकी सहमति है? क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल अंशिता, आपने एकदम सही सवाल किया कि संजय सिंह ने जो कहा, संजय सिंह के बयान के जवाब में ना तो जयंत चौधरी कुछ बोले हैं, ना चिराग पासवान कुछ बोले हैं, ना नीतीश कुमार बोले हैं, ना उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति कुछ बोला है, ना चंद्रबाबू नायडू कुछ बोले हैं, ना उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति बोला है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि अगर ये सरकार बिल लेकर आएगी तो हम उस बिल का समर्थन जो है खुलकर करेंगे जी। और चूंकि संजय सिंह दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर ये लेकर आएंगे तो यही लोग सरकार गिरा देंगे, इसका मतलब और अभी तक कुछ ना आना ये साफ संकेत दे रहा है कि अंदर अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ बहुत ज़्यादा चल रहा है। हो सकता है कि शायद बीजेपी सरकार खुद चाहती हो कि मध्यावधि चुनाव हो जाए और वक्फ बिल को मुद्दा बनाकर ही वो चुनाव में चली जाए और बिहार चुनाव के साथ साथ लोकसभा का चुनाव भी हो जाए। ये भी इसके पीछे एक रणनीति हो सकती है। तो हो सकता है इसके पीछे काम चल रहा हो कुछ और संजय सिंह को इसका आभास हो, क्योंकि संजय सिंह बहुत दावे के साथ अपनी बात करें। ये हमारा कहना नहीं है सरकार गिर जाएगी कि नहीं गिर जाएगी, ये कहना संजय सिंह का है। और संजय सिंह के कहने के जवाब में बीजेपी का भी कोई वक्तव्य नहीं आया अंशिता। कहीं ना कहीं बीजेपी भी जानती है कि कुछ हाँ, इसका मतलब अमित शाह की तरफ से भी कुछ नहीं आया है, बीजेपी के किसी और नेता की तरफ से भी कुछ नहीं आया है। तमाम लोगों ने और बातों पर प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन संजय सिंह के इस दावे पर कि अगर वक्फ बिल लेकर आती है ये सरकार तो ये सरकार गिर जाएगी और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और चिराग पासवान ये सरकार गिरा देंगे, इस पर इन चारों लोगों का भी कोई वक्तव्य नहीं आया है। इनकी पार्टी के लोगों ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और बीजेपी की तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इसका मतलब ये मामला आगे बढ़ रहा है। अब या तो सरकार पीछे हटेगी या सरकार गिरेगी, ये 2 चीजें हो सकती हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर बड़ी बात ये है कि संजय सिंह ने ये बात भी अपने जब वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने कहा कि मैं खुद जेपीसी का मेंबर रह चुका हूँ, जो कमेटी गठित की गई थी, तो उसको आधार पर मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ये कह दिया क्योंकि मैं अंदर रह चुका हूँ। तो क्या अंदर खाने चर्चा चल रही थी जब जेपीसी में ये बिल भेजा गया था, तो अंदर खाने क्या रुख था, जो सहयोगी दल थे उसकी जानकारी भी कहीं ना कहीं उनको है और इसीलिए उन्होंने ये दावा किया है। जैसे ही अमित शाह का ये ऐलान आया कि उन्होंने कहा कि ये इस बार संसद में इसको पेश जरूर किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि अमलेंदु जी ने भी कहा कि किसी की भी तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, किसी तरह का कोई खंडन नहीं किया गया है, ना ये कहा गया है कि उनके निजी विचार हैं, ऐसे बातें करके वो सिर्फ चर्चा में बने रहना चाहते हैं या सिर्फ राजनीति कर रहे हैं वगैरह वगैरह। इस तरह की कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं आई है, जिनके भी नाम संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए हैं। इसके अलावा
ये जो दावे किए जा रहे हैं इन पर मोहर इसलिए भी ज्यादा लग जाती है कि लगातार देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो या दूसरे जितने भी सहयोगी दल हैं जो कहीं ना कहीं विचारधारा के आधार पर बीजेपी से बिल्कुल अलग है। हाँ, सत्ता के चलते वो साथ में है, लेकिन अगर हम चंद्रबाबू नायडू की बात करें या फिर हम बात करें नीतीश कुमार की या बात करें जयंत चौधरी की, चिराग पासवान की, सभी की विचारधारा पार्टी विचारधारा से मेल नहीं खाती है बीजेपी से। और इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिले हैं, बयान आते रहे हैं, चिराग पासवान का बयान हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हो या इनके जो एक्शंस हैं, इसको लेकर लगातार ये दावे होते रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी पर यानी बीजेपी पर ये दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। और इन सब के बीच में अभी लगातार ये भी देखा जा रहा है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों ही मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों दोनों ही पार्टियों ने रोजा इफ्तार पार्टी दी थी और बड़ी बात यह थी कि दोनों की ही इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठन नहीं पहुंचे थे, खुलकर बहिष्कार कर दिया था और उसी के बाद से इन पर दबाव कहीं ना कहीं बढ़ गया है। और इसी के चलते ये बात और ज्यादा जोर पकड़ने लगी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान अब बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अभी जिस तरह से नीतीश कुमार जब मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे हैं, गांधी मैदान में जो ईद के मौके पर वो शामिल होने पहुंचे हैं, तो उसके भी कई जानकारी आ रही है। क्या जानकारी आपके पास में? हाँ, नीतीश कुमार पहुंचे हैं वहाँ ईद के अवसर पर और टोपी लगाकर वो पहुंचे हैं और सबको नमस्ते कर रहे हैं। तो अब जिस तरीके से नीतीश कुमार का बहिष्कार किया था मुस्लिम संगठनों ने और उसके बाद फिर ये साफ तौर पे आया कि आपको मतलब ओवैसी ने खास तौर से खुलकर कहा कि अगर आपने ये बिल पास करवाया तो मुसलमान आपको माफ नहीं करेगा। तो ओवैसी की अपनी तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ये बिल पास होता है तो ये बिल पास होगा तभी जब नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी इसका समर्थन करेंगे, तो इनके दम पर ही ये बिल पास होगा। तो अगर ये बिल पास होता है तो फिर सीधे सीधे मुसलमानों के वोट फिर इनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी राजनीति मुसलमानों के वोट से चलती है। मुसलमानों के वोट पे ही आप बीजेपी से सौदेबाजी करते हैं। बीजेपी सीधे सौदेबाजी नहीं कर पाती मुसलमानों से, तो आप जो है वो बीच में ब्रोकर बन जाते हैं एक तरीके से कहा जाए, और आप उसको करते हैं। तो आप जिनके बल पे सरकार में हैं तो आप उन्हीं का अगर अहित करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी, ये निश्चित तौर पे है अंशतः। तो अब जिस तरीके से चुनौतियां बढ़ रही हैं नीतीश कुमार के सामने भी, चंद्रबाबू नायडू के सामने भी और चिराग पासवान और जयंत चौधरी के सामने भी, तो अब ये देखना होगा कि ये किस तरीके से आगे बढ़ता है। हालांकि चिराग पासवान जो है वो बिल के समर्थन में बड़ी बड़ी बातें अब करने लग गए हैं, लेकिन ये बिल जब आएगा लोकसभा में और उस पर जब बहस होगी, इसके बाद भी क्या चिराग पासवान इसका समर्थन कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि अब जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों की तरफ से खुलकर कहा जा रहा है कि जो भी इस बिल का समर्थन करेगा फिर वो हमारा दुश्मन, एक तरीके से शत्रु हो जाएगा। तो अब चिराग पासवान को समझना, चूंकि चिराग पासवान सोचते हैं कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो रहे हैं और उन्होंने जैसे कहा कि साहब मैं 2030 में जो बिहार पर ध्यान दूंगा, मैं केंद्र की राजनीति नहीं राज्य की राजनीति करूंगा। तो आप चाहे केंद्र की राजनीति कीजिए, चाहे आप राज्य की राजनीति कीजिए, आपको अपना एक विचारधारा जो है उसको स्पष्ट करना पड़ेगा और मुद्दों के आधार पर आपको बात करनी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने एक टीवी चैनल पर जब पहुंचे थे चिराग पासवान, तो उन्होंने बीजेपी की हिंदू मुसलमान की राजनीति को बड़ा तरीके से दुत्कारा था और ये कहा था ये सब फालतू की बातें हैं, और उस चैनल में ही नहीं कहा उन्होंने। उसके बाद फिर जब उनसे सवाल किया गया तब भी उन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किया कि ये सब फालतू की बातें हैं। लेकिन ये सब फालतू की बातें हैं, अगर बीजेपी फालतू की बातों को लेकर एजेंडा सेट कर रही है तो चिराग पासवान बीजेपी के उस एजेंडे को समर्थन क्यों दे रहे हैं, ये चिराग पासवान पर सवाल बनता है। तो चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और जैसा कि संजय सिंह का दावा है, वो खुलकर दावा कर रहे हैं कि अगर मोदी सरकार वक्फ बिल लेकर आएगी तो मोदी सरकार इस बिल पर गिर जाएगी। जी, तो यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं कि जब नीतीश कुमार गांधी मैदान पहुंचे हैं, तो हम चाहेंगे कि वो वीडियो और वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएं, उसको स्क्रीन पर लाएं और उस पर भी हम चर्चा बनी रही, क्योंकि यहाँ पर लगातार ये देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार से मुस्लिम समुदाय नाराज है। आपको याद होगा जब उनके कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जब उन्होंने रोजा इफ्तार पार्टी की थी, उसमें जब वो नहीं पहुंचे थे तो बाकायदा एक लेटर जारी करके अपनी नाराजगी की वजह जाहिर की थी, और उसके बाद भी नीतीश कुमार लगातार उन्हें साधने में लगे हुए हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जानते हैं कि मुस्लिम वोटर उनके लिए जरूरी है और इसीलिए वो
बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। और क्योंकि ये ऐसे भी इस तरह के दावे इसलिए भी किए जा रहे हैं क्योंकि उसके तुरंत बाद पीएम मोदी की तरफ से सौगाते मोदी कहीं ना कहीं वो एक लागू की गई और उसके बाद ये चर्चा होने लगी कि कहीं ये नीतीश कुमार ने और चिराग पासवान ने दबाव बनाया है। उसके बाद इस तरह के योजना लाई गई है जिससे उन्हें साधा जा सके, उन्हें मनाया जा सके। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार क्योंकि कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं इसलिए बीजेपी मौके पर चौका मारने की कोशिश कर रही है। तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में विपक्ष अब ये भी आरोप लगा रहा है कि एक तरफ तो बीजेपी मुस्लिम समुदाय को साधने में लगी हुई है क्योंकि बिहार में मुस्लिम वोटर्स की जरूरत है सत्ता में आने के लिए, वहीं दूसरी तरफ उन्हें नमाज पढ़ने से या जो उनका त्योहार है उसे मनाने पर कहीं ना कहीं तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। तो इस पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी और क्या अपडेट है आपके पास इस सब को लेकर? हाँ, एक तो अपडेट ये है कि जो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद है वहाँ कुछ नमाज पढ़ने को लेकर थोड़ा सा प्रशासन के साथ नमाजियों का विवाद हुआ और उसके बाद फिर वहाँ शांतिपूर्वक बाद में नमाज हुई। एक तो ये है। दूसरी ये है कि अंशता की अखिलेश यादव जब जा रहे थे लखनऊ में वहाँ ईदगाह पर तो उनको रास्ते में रोका गया और बैरिकेटिंग करके रोका गया, काफ़ी देर तक रोका गया। बहुत गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि ये एक तरीके से कहा जाए मुसलमानों को त्यौहार मनाने से रोकना है। उन्होंने पूछा है ये तानाशाही या इमरजेंसी है, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं अखिलेश यादव ने। बहुत तगड़ा प्रहार उन्होंने अखिलेश यादव ने किया है। हम लोग सुन भी सकते हैं कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से बताया है इसको। जी बिल्कुल, हम अखिलेश यादव को पहले सुनेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है और क्यों उन्हें रोका गया, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अखिलेश यादव को सुनते हैं। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा और इसमें से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं, कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्यौहार न मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ, या मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही। अखिलेश यादव ने एक बार फिर सवाल पूछे हैं कि कई सालों से हम यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने अपना बचपन का किस्सा भी जो है साझा किया कि नेताजी के साथ वो यहाँ आया करते थे, लेकिन इस तरह की बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी गई। यानी साफ तौर पर उन्होंने ये आरोप लगा दिए हैं कि मुस्लिमों को उनका त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उनके तरीके से भी नहीं मनाने दिया जा रहा है। हालांकि इसकी चर्चा तब भी हुई थी जब होली और रमजान का जो जुमा था वो एक साथ पड़ा था। उस दिन भी इस तरह की चर्चा ने जोर पकड़ा था, किस तरह से हिंदू जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने मुस्लिम समुदाय को कहीं नसीहत देना शुरू कर दिया था या सलाह देना शुरू कर दिया था कि घर में बैठकर नमाज करें, और संभल में खासकर बहुत ज्यादा जो है सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया था। यानी सलाह उन्हें दी जा रही थी और होली अपने हिसाब से मनाने के लिए पूरे चाक चौबंद किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को उनका त्योहार या उनकी पूजा करने से, उनका जो नमाज पढ़नी थी उसको करने से रोका
जा रहा था उस पर भी काफी विवाद हुआ था। और अब आज जब ईद का दिन है, ईद के दिन भी इस तरह की जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, खासकर अखिलेश यादव ने जो खुलकर आरोप लगाया है, इन आरोपों के बीच में जो पीएम मोदी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से जो सौगाते मोदी योजना लाई गई है कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए, वो अपने आप में सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है कि आखिर अगर आप चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय अपना त्योहार अच्छी तरह से मनाए, उसके लिए आप एक किट दे रहे हैं, उसमें सारा सामान दे रहे हैं जिससे लोगों को, अगर कोई गरीब मुस्लिम है तो उनका त्योहार से वो वंचित ना रह जाएं। अगर आप एक तरफ उनके त्योहार के बारे में इतना सोच रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनको उनका त्योहार उनके हिसाब से, उनके तरीके से क्यों नहीं मनाने दिया जा रहा है? क्यों वो अपनी खुशियों को उस तरह से नहीं मना पा रहे हैं जिस तरह से बाकी जो दूसरे बहुसंख्यक हैं देश में वो मनाते हैं? इस तरह के सवाल अखिलेश यादव ने अभी उठा दिए। और वहीं हम अभी फिलहाल सुन लेते हैं मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर। जब नमाज पढ़ने से रोका गया तो वहां पर क्या कुछ उनका कहना है, पहले सुन लेते हैं। तो इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। अमलेंदु जी, बाकी क्या कुछ जानकारी है, क्यों मोदी सरकार घिरती जा रही है? और खासकर जो ये सौगाते मोदी लेकर आए जो मोदी सरकार, तो कहीं ना कहीं इसके लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान और नीतीश कुमार के दबाव में लाई गई है, क्योंकि इस साल के आखिर में चुनाव है और नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने अल्टीमेटम दे दिया है। यही नहीं, चर्चा इस बात की भी चल रही है कि नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। आपको याद होगा जब उन्होंने इफ्तार पार्टी रखी थी, रोजा इफ्तार पार्टी, उस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव को न्योता भी दिया था। कहीं ना कहीं ये संकेत दिए थे कि अगर बीजेपी अब उनके हिसाब से नहीं चलेगी या मुस्लिम समुदाय नाराज होगा तो वो महागठबंधन के साथ हाथ मिला सकते हैं। वहीं चिराग पासवान का अभी जो ताजा बयान आया है जिसमें एक समाचार चैनल को उन्होंने खुलकर बोला है कि ये सब से हम सहमत नहीं है, जिस तरह की जो ये राजनीति होती है धर्म के आधार पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, चिराग पासवान का जो कहना है वो ठीक है, धर्म के आधार पर राजनीति के आप साथ में नहीं है, लेकिन बीजेपी का एजेंडा आप पुष्ट कर रहे हैं, ये भी आप मतलब एक तरीके से साबित कर रहे हैं कि भाई अगर ठीक है आप हिंदू मुसलमान की जो है बात पर नहीं जाना चाहते, कहाँ नमाज पढ़ी है कहाँ नहीं पढ़ी है इस पर, लेकिन वक्फ बिल पर तो आप अपनी राय स्पष्ट कीजिए, जो कि है एक तरीके से। दूसरा ये है अंशिता कि सिर्फ वक्फ बिल का मसला जो है ये चिराग पासवान का ही नहीं है। नीतीश कुमार अब अगर इंडिया गठबंधन में आएंगे भी तो उनके लिए रास्ते बंद हो चुके हैं, ये स्थिति पैदा हुई है और इसके लिए जिम्मेदार खुद नीतीश कुमार है। समय था जब वो आ सकते थे, तो अब नीतीश कुमार को या तो बीजेपी के साथ ही रहना है या फिर बीजेपी से अलग होकर अपना वो रास्ता देखे, कोई तीसरा रास्ता ये हो सकता है। तो अब ये नीतीश कुमार को तय करना है कि बीजेपी उनको जिस हाल में रखे उस हाल में उनको रहना पड़ेगा या वो बीजेपी से अपना कोई दबाव बना पाते हैं। हालांकि कल फिर उन्होंने जो है बार बार ये बताने की कोशिश की अमित शाह को कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, मतलब एक तरीके से कबूल है जिस तरीके से होता है, तो इसलिए कहने की कोशिश की है कि कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन पता नहीं है नीतीश कुमार का वो कहाँ चले जाएंगे। चूँकि तेजस्वी यादव जो है वो खुद बिहार विधानसभा में ये बात कह चुके हैं कि हमारे चाचा पलटी नहीं मारेंगे, इस बात की गारंटी तो मोदी जी भी नहीं दे सकते हैं जी। तो इसीलिए नीतीश कुमार को लेकर बहुत संशय की स्थिति और बहुत शक जो है वो नीतीश कुमार को लेकर बना रहता है। वो बीजेपी के मन में भी नीतीश कुमार को लेकर शक है, तो ये एक तरीके से समझा जाता है। तो लेकिन जो ओवैसी ने जो कहा था जुमे वाले दिन, उसको हम लोग बार फिर से सुन भी लेंगे कि वो क्या कहा था ओवैसी ने। और ओवैसी ने जो कहा था वो बात इसलिए अब सही साबित होती हुई दिखाई पड़ती है क्योंकि ओवैसी तो इंडिया गठबंधन में नहीं है जी। संजय सिंह भी ये बात कह रहे हैं कि अगर बिल लेकर आएगी सरकार तो ये सरकार गिर जाएगी। तो ओवैसी ने जो पहले कहा था, पहले हम उसको सुनते हैं। तो ओवैसी ने शुक्रवार को क्या कहा था, फिर संजय सिंह को भी सुनेंगे दोबारा कि संजय सिंह ने इस पर क्या कहा। कल दावा किया है कि अगर लेकर आए बिल लाती है मोदी सरकार तो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सरकार गिरा देंगे जी। पहले हम ओवैसी को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था और उसके बाद लगातार जो अब विपक्ष के दावे आना शुरू हो गए हैं उस पर आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ओवैसी को सुनते हैं। रहे थे और ओवैसी ने भी यही बात कही थी और 2 दिन पहले कही थी कि चंद्रबाबू नायडू और जो तमाम विपक्षी वो सहयोगी दल हैं बीजेपी के, वो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं और विपक्षी दलों की हाँ में हाँ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि दबी जुबान से कर रहे हैं और इसी की वजह से पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए ये सौगाते मोदी योजना लेकर आए। और एक बार फिर हम संजय सिंह को सुनते हैं कि ओवैसी के बाद उन्होंने भी ओवैसी की बात को किस तरह से दोहरा दिया और उन्होंने जो बड़ी बात कही वो ये कि मैं खुद जेपीसी में रह चुका हूं, इसलिए मुझे पता है कि अंदर खाने क्या चल रहा है। यानी साफ है कि सहयोगी बीजेपी सरकार के या बीजेपी के खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले संजय सिंह को सुनते हैं। अभी वक्फ बिल की चर्चा हो रही है। बीजेपी ने कहा हम वक्फ बिल लेके आएंगे।
मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, मैं जेपीसी का मेंबर था वक्फ बिल में, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी वक्फ बिल लाएगी तो वो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अगर बीजेपी वक्फ बिल लेके आएगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, जयंत चौधरी जी ने, सब ने मिलके अल्टीमेटम दे दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि इनकी जमीन अपनी खिसकने लगी है। इनको लगने लगा है कि हमारा जनाधार खिसक जाएगा। वो चाहे नायडू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे जयंत जी हो, इनको सबको लगने लगा है कि हमारा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये वक्फ बिल अगर मोदी सरकार लेके आई तो मोदी की सरकार गिर जाएगी, उनसे ये सारे लोग समर्थन वापस लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। सिंह को सुन रहे थे, उससे पहले हमने ओवैसी के बयान को सुना कि उन्होंने जो बात कही वही बात अब संजय सिंह भी दोहरा रहे हैं, और वही बात देखने को भी मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक ये तमाम सहयोगी शांत बने हुए लगातार बयान आने के बाद विपक्षी दलों की तरफ से, पहले ओवैसी ने ये बयान दिया, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार या दूसरे तमाम सहयोगी दलों की। वहीं दूसरी तरफ अब जब संजय सिंह ने वही बात दोहराई है, तब भी इस तरह पर, इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। तो ये खामोशी जो बनी हुई है इन जो सहयोगी दलों की, और खासकर बीजेपी की भी, यानी बीजेपी के किसी भी नेता की तरफ से, बड़े दिग्गज नेता तो छोड़िए, किसी छोटे नेता की तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। ये नहीं कहा जा रहा है कि इससे विपक्षी दलों का एजेंडा है कि किस तरह से माहौल को बिगाड़ा जाए या एनडीए में फूट दिखाकर कैसे अपनी राजनीति चमकाई जाए, इस तरह के कोई भी बयान नहीं आ रहे हैं। और ये खामोशी कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, एनडीए के अंदर बगावत देखने को मिल रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है मुस्लिम समुदायों का छिटकना, क्योंकि मुस्लिम वोटर ही कोर वोटर हैं इन तमाम राजनीतिक दलों का, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, या फिर नीतीश कुमार हो, या फिर चिराग पासवान हो। और अब इन सब के बीच में ये लगातार सौगाते मोदी पर भी सवाल उठने लगे हैं, जिसको लेकर भी संजय सिंह ने अब हमला बोला है। तो पहले हम संजय सिंह को सुनते हैं कि सौगाते मोदी पर उन्होंने किस तरह से हमला बोला है, उसके बाद इस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले आपके पास आना चाहूंगी अमलेंदु जी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू या जो चिराग पासवान है, किस तरह से दबाव बना रहे हो, क्या इनके दबाव का असर होगा? क्योंकि अमित शाह अभी बिहार भी पहुंचे तो कई चीजें ऐसी देखने को मिली कि अमित शाह इस बार दबाव में नजर आए। हाँ, देखिए, अमित शाह इस बार दबाव में नजर आए, और अमित शाह ने वहाँ जो बातें कही हैं वो एक तरीके से लालू प्रसाद यादव पे ही हमला बोला, और नीतीश कुमार की सरकार ने क्या किया ये कुछ नहीं बताया। और इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल जो है उसने बहुत तगड़ा टॉन्ट कसा है, कहा है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो अमित शाह की जुबान पर चढ़कर बोल रहे हैं। 19 मिनट के भाषण में 18 बार उन्होंने लालू प्रसाद यादव को याद किया। तो ये तो खैर वो है, लेकिन जो दबाव पर की बात आपने अंशता कही, वो दबाव साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चंद्रबाबू नायडू को कहना पड़ा कि हमारी सरकार ने वक्फ की संपत्तियों की रक्षा की और हम आगे भी करेंगे। ये साफ तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया है। चंद्रबाबू नायडू के ये कहने के बाद आज नीतीश कुमार जब पहुंचे हैं वहाँ ईद के कार्यक्रम में, और फिर वो टोपी पहनी है उन्होंने, वहाँ जिस तरीके से वो जाकर बैठे हैं, अपनी शुभकामनाएं दी, तो उसको लेकर अब बहुत सारी बातें होने लगी हैं। चूँकि नीतीश कुमार की और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद ने उसका बहिष्कार किया था, और उसको लेकर बहुत ज़्यादा विचलित जो थे वो नज़र आए थे चिराग पासवान भी। और चिराग पासवान ने तो उस पर बहुत कुछ बातें कही थी कि हमको ऐसा कहा जा रहा है, हमारे पिता ने ऐसा किया था, वैसा किया था, वो तमाम बातें चिराग पासवान ने कही थी। तो ये साफ समझ में आने लगा है कि दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप बीजेपी को ये अनुमति दें कि वो संपत्तियाँ जो है मुसलमानों की छीने, मंदिरों की, मस्जिदों की और मदरसों की और कब्रिस्तानों की। लेकिन अंशतः जो आज संजय सिंह ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बात कही, वो उन्होंने भी ये कहा कि ये आज लेकर आ रहे हैं वक्त के लिए, कल को ये मंदिरों की संपत्तियां छीनेंगे और फिर चर्च की और गुरुद्वारों की भी संपत्तियां छीनेंगे। ये इनका ये एजेंडा है। सॉरी, माफ कीजिएगा। तो हम लोग भी यही बात पहले शुरू से कहते रहे कि ये वक्फ तो बहाना है, असली निशाना मंदिर है, मंदिरों की संपत्तियां असली निशाना है इस सरकार के निशाने पे, बीजेपी के निशाने पर। तो वह अभी आगे आने वाले समय में तय होगा। लेकिन जो जिस तरीके से इस पर दबाव बढ़ रहा है और सौगाते मोदी को लेकर जो कहा संजय सिंह ने, वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक तरफ आप नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं, उधर सौगाते मोदी आप कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले हम संजय सिंह को सुनेंगे, उन्होंने क्या कहा है, कैसे हमला बोला है, इस पर आगे चर्चा होगी। फिर
सर ईद पर सौगातें मोदी बांटी जा रही है मुसलमान। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। एक तरफ आप कहते हो कि सौगातें मोदी हम बांटेंगे, 32,000 मस्जिदों में 32 लाख किट पहुंचाएंगे, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। आज आरएसएस वाले इफ्तार कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू इफ्तार कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस इफ्तार कर रहे हैं, अजीत पवार इफ्तार कर रहे हैं, नीतीश कुमार, चिराग पासवान सब इफ्तार कर रहे हैं। तो एक तरफ आरएसएस, बीजेपी और एनडीए, और हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता वो हज कमेटी के इफ्तार पार्टी में गई। तो एक तरफ ये सारे लोग इफ्तार पार्टियों का आयोजन कर रहे हैं, आरएसएस, बीजेपी और एनडीए के नेता, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ कह रहे हैं हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। भाई आप मुझे बताइए, इस देश में सभी धर्म के मानने वाले लोगों के लिए, जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं वो अपनी शोभा यात्राएं निकालते हैं, कांवड़ यात्राएं निकालते हैं, जो लोग सिख धर्म को मानते हैं वो प्रकाश पर्व पे अपना जुलूस निकालते हैं। उसके लिए प्रशासन एक अपनी सुरक्षा और सहमति, अनुमति देता है। तो आप अनावश्यक क्यों हर त्यौहार के पहले विवाद खड़ा करेंगे? उत्तर प्रदेश की तो हालत ये हो गई है, होली है तो विवाद, दिवाली है तो विवाद, रामनवमी है तो विवाद, कांवड़ है तो विवाद, ईद है तो विवाद। आपने इसको विवादों का प्रदेश बना दिया है। कोई काम नहीं आपके पास, दिन रात ड्रामा। हम लोग दिन रात खाली इसी चीज में उलझे रहे हैं। ना रोजगार पे बात होती है, ना किसानी पे बात होती है, ना महंगाई पे बात होती है, ना किसी चीज पे बात होती है, खाली यही फालतू की बातें। इन्हीं चीजों में आपने प्रदेश को उलझा के रखा है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंटबाजी के अलावा कुछ नहीं है। आप एक तरफ सौगातें मोदी बांट रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो ये ठीक नहीं है, मुझे लगता है। एक स्पष्ट राय आप रखिए। देखिए, इस देश को आगे बढ़ाना है तो 144 करोड़ लोगों को आप साथ लेके बढ़ा सकते हैं। शरीर के एक हिस्से को आप सड़ा के निकाल देना चाहते हैं और चाहते हैं शरीर आपका बड़ा स्वस्थ होकर काम करे। ये कैसे हो सकता है? यहाँ अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जिनकी संख्या 144 करोड़ लोग है। उससे भारत बनता है, उससे देश बनता है। आप चाहते हो हम एक हिस्से को तोड़ तोड़ के कमजोर कर देंगे और पूरा शरीर हमारा मजबूत रहे? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए देश की तरक्की के लिए जरूरी है कि हम सभी वर्गों को एक साथ लेके आगे बढ़ें। हम सुन रहे थे वो साफ साफ यही बात दोहरा रहे हैं, लगातार वो एक ही बात दोहरा रहे थे कि एक तरफ मोदी सरकार सौगातें मोदी बांट रही है, दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय को उनका त्योहार उनके मुताबिक, उनके हिसाब से नहीं मनाने दे रही। कभी कहती है नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कभी कहती है ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। तमाम जो है उन पर पाबंदियां लगाई गई हैं। और इसी को लेकर संजय सिंह ने जो मोदी सरकार की तरफ से सौगातें मोदी जो बांटी जा रही है किट, उसे पूरी तरह से ढकोसला बता दिया है, दिखावा बता दिया है। और इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है, सिर्फ मुस्लिम समुदाय को पागल बनाने के लिए ये सौगात शुरू की गई है। और कहीं ना कहीं इसकी वजह ये है कि उनके जो सहयोगी दल हैं वो मोदी सरकार पर, बीजेपी पर ये दबाव बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नमाज नहीं पढ़ने देने को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, विवाद मचा हुआ है, उसको लेकर अभी एक एसएसपी की बाइट हम पहले सुनेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। इसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। तो अभी हम सुन रहे थे मुरादाबाद के एसएसपी को कि किस तरह से वहां पर माहौल को शांत रखने के लिए इस तरह के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इसके उलट अखिलेश यादव का भी हमने बयान सुना। अभी संजय सिंह ने भी इस पर ही सवाल उठाए कि आखिर नमाज क्यों नहीं पढ़ने दी जा रही है। और अखिलेश यादव ने तो साफ तौर पर कहा कि जो माहौल अब यूपी में देखने को मिल रहा है, ऐसा माहौल उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। जिस तरह से बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला था। वो बहुत बचपन से देख रहे हैं यूपी में, नेताजी के साथ भी वो आते रहे हैं इसी जगह पर जहां वो आज पहुंचे थे। लेकिन जो तस्वीर आज की है, ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखने को मिली थी। और योगी सरकार हो या फिर बीजेपी शासित दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां अक्सर ही इस तरह की खबरें आती रहती है कि मुस्लिम समुदाय को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जा रही है और योगी सरकार पर इस तरह के आरोप ज्यादा लगते हैं। लेकिन राजस्थान से एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई है अमलेंदु जी, किस तरह से वहां पर मुस्लिम समुदाय जब अपनी ईद का त्योहार मना रहा है तो हिंदू
समुदाय के लोगों ने उसका समर्थन किया है, किस तरह से उनके त्योहार में और चार चांद लगाए हैं, इसकी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही है। यानी एक तरह से ये भी कहा जा सकता है, अब विपक्ष इस पर ये कह रहा है कि जो बीजेपी कोशिश कर रही है उसकी कोशिशों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल अंशता, जो जिस तरीके से बीजेपी का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एजेंडा है उसको जनता ही जो है वो खारिज करती नजर आती है। और ये हिंदू मुस्लिम एकता समिति के बैनर तले जो है, जो जयपुर का ईदगाह है दिल्ली रोड स्थित, उस पर जो है ये हिंदुओं ने पुष्प वर्षा की है। और यहाँ ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि यहीं से एक विधायक जो है बीजेपी के जो क्या कौन से आचार्य बताए जाते हैं, वो जगह जगह दुकानें बंद कराते घूमते हैं। ये उसी जयपुर की तस्वीरें हैं। तो ये समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि आपका समाज को बांटने का एजेंडा नहीं चल सकता, क्योंकि जो बहुसंख्यक वर्ग है वो इसको तैयार नहीं है कि इसके आधार पर बांटा जाए। लोगों की अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की जहां तक अंशता बात की जाए वो समस्याएं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और उन समस्याओं पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती है। और इन समस्याओं का मसला ये है कि आज सोनिया गांधी ने, जो कि कांग्रेस की संसदीय दल की नेता हैं, उन्होंने आज एक लेख लिखा है और एक लेख लिखकर उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार के 3 सी जो हैं उनके ऊपर बहुत तगड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये 3 सी जो है मोदी सरकार के, ये भारत की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। वो 3 सी जो है अंशता, वो है कॉमर्शलाइजेशन, कम्युनलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन। यानी शिक्षा का व्यापारीकरण, शिक्षा का केंद्रीकरण और शिक्षा का व्यवसायीकरण। ये 3 सी जो है ये भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक तरह से कहा जाए वो सत्यानाश कर रहे हैं, ये सोनिया गांधी का कहना है। जी बिल्कुल, लगातार सोनिया गांधी जब भी कोई बात कहती हैं तो उसकी चर्चा हर तरफ होती है। और एक बार फिर उन्होंने जब लेटर, ये जो पत्र लिखा है, उस पत्र में उन्होंने इन 3 सी का जो जिक्र किया है, इसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। क्योंकि ये वाकई में जो 3 सी का उन्होंने बात की, ये बेहद गंभीर बात उन्होंने की है। और ये वाकई में 3 जो सी है, ये उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाए हैं कि ये सत्यानाश कर रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि शिक्षा के मुद्दे को उन्होंने उठाया है। और ये साफ है अमलेंदु जी कि अगर शिक्षा के आधार पर अगर जो हमारा युवा है वो कमजोर होगा या शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होगी देश की, तो देश तरक्की नहीं करेगा। और हम विकास की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, मजबूत अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। इस सब के लिए कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर भी मजबूत होना बेहद जरूरी है, क्योंकि भविष्य इससे खराब हो रहा है अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, भविष्य खराब हो रहा है। और जो सोनिया गांधी ने अपना लेख लिखा है, सोनिया गांधी ने कहा है कि ये जो हाई प्रोफाइल जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसकी शुरुआत जो है इसने एक ऐसी सरकार की वास्तविकता को छिपा दिया है जो भारत के बच्चों युवाओं की शिक्षा के प्रति बेहद उदासीन है। और उन्होंने लिखा है कि एक दशक में केंद्र सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है कि शिक्षा में वह केवल 3 मुख्य एजेंडे मर्दों के सफल कार्यान्वयन से चिंतित हैं। और केंद्र सरकार के पास सत्ता का केंद्रीकरण, शिक्षा में निवेश का व्यावसायीकरण और निजी क्षेत्र की आउटसोर्सिंग और पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रम और संस्थानों का सांप्रदायिकरण। और जो उन्होंने जो 3 सी में है, उनमें पहला सी जो उन्होंने बताया, उन्होंने लिखा कि निर्लज्ज केंद्रीयकरण। ये सब हेड के साथ उनका लेख है। और उनका जो कहना है, ये कहना है कि पिछले 11 वर्षों में सरकार के कामकाज की पहचान अनियंत्रित केंद्रीकरण की रही है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा नुकसानदायक परिणाम शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिले हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने शिक्षा मंत्रियों से मिलकर बना केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड सितंबर 2019 से नहीं बुलाया गया। ये उनका सोनिया गांधी का आरोप है इस लेख में। और NEP 2020 के जरिए शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन को अपनाने और लागू करने के दौरान भी केंद्र सरकार ने इन नीतियों के कार्यान्वयन पर एक बार भी राज्य सरकारों से परामर्श करना उचित नहीं समझा। यह सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है कि वे अपनी आवाज़ के अलावा किसी और की आवाज़ नहीं सुनती, यहाँ तक कि उस शिक्षा पर भी जो भारतीय संविधान की संवृत्ति सूची में। और इसको शिक्षा को लेकर ही दक्षिण भारत जो है वो ज़बरदस्त तरीके से उबल रहा है। जो त्रिभाषा फार्मूला है, जो उसको लेकर किस तरीके से उबल रहा है, तो सोनिया गांधी भी कह रही है जो संवृत्ति सूची अनुचिता वो होती है कि जिसपे केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है, और कोई अगर पॉलिसी तय होगी तो उसको फिर मिलकर तय किया जाएगा, तो यानी थोपा नहीं जाएगा। तो आपने जो राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति 2020 तैयार की है, उसमें आपने राज्यों से कोई बातचीत नहीं की, तो आपने केंद्रीकरण किया। ये सोनिया गांधी कह रही है, और कह रही है निर्लज्ज केंद्रीकरण है, यानी निर्लज्ज जो है ये सेंट्रलाइजेशन है। मतलब उन्होंने इशारों में कहीं ना कहीं दक्षिण में जिस चीज का विरोध हो रहा है, जिस तरह से त्रिभाषा फॉर्मूला का विरोध कर रहे हैं, आपको याद होगा स्टालिन लगातार इस मुद्दे के खिलाफ मुखर हैं और कई CMs को उन्होंने पिछले दिनों मुलाकात के लिए बुलाया
बताया एक बैठक हुई थी और इसमें बीजेपी के जो सहयोगी रही है कभी नवीन पटनायक की पार्टी उन बीजेडी जो बीजू जनता दल, उसका भी साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और चंद्रबाबू नायडू की भी कहीं ना कहीं खामोशी है। तो ऐसे में दक्षिण में जो बीजेपी खुद को मजबूत करने के लिए ये फॉर्मूला लेकर आई है, वो फॉर्मूला अब उसका फेल होता दिखाई दे रहा है और सोनिया गांधी ने भी बिना कुछ कहे कहीं ना कहीं दक्षिण में जो ये आंधी उठी है बीजेपी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, उसका समर्थन कर दिया है। हाँ बिल्कुल उसका समर्थन कर दिया। और जो अगला जो उन्होंने टॉपिक उठाया है अपने लेख में, वो उन्होंने कॉमर्शलाइजेशन का, कि शिक्षा का किस तरीके से व्यवसायीकरण किया जा रहा है, गरीब की पहुंच से शिक्षा दूर होती चली जा रही है और शिक्षा सिर्फ अमीरों के जो है उसमें केंद्रित होती जा रही है। मोदी सरकार की नीति है और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मोदी सरकार लेकर आई है उसमें भी ये शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रही है, यानी गरीबों की पहुंच से शिक्षा दूर होती जाएगी। ये साफ तौर पर उन्होंने अपने लेख में अंशतः लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि प्राथमिक स्कूल के लिए एक संवैधानिक गारंटी के रूप में राइट टू एजुकेशन ने सभी भारतीय बच्चों के लिए प्राथमिक तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सुरक्षा उपाय प्रदान किए। हर पड़ोस के किलोमीटर के भीतर एक निम्न प्राथमिक विद्यालय कक्षा 4 और हर पड़ोस के 3 किलोमीटर के भीतर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक था। उसमें लेकिन जो NEP जो है वो आमतौर पर इस RTE का उल्लेख नहीं करती है, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार UPA सरकार लेकर आई थी और ये कहा था कि प्राइमरी तक शिक्षा पाना जो है हर बच्चे का अधिकार है और ये देना होगा। और जहाँ सरकारी स्कूल नहीं है तो उसके एक क्षेत्र के अंदर कोई निजी स्कूल है तो उसको भी 25% जो है वो देना होगा, मतलब एडमिशन देने होंगे। लेकिन ये नई शिक्षा नीति जो है ये इसमें नहीं कर रही, तो ये भी उन्होंने जबरदस्त हमला बोला है। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर और सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में बताएं। हाँ, ये एक तीसरा मसला जो है जिस पे हम लोग लगातार चर्चा करते हैं कि किस तरीके से सरकार का एजेंडा और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा समाज के भीतर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना है और धर्म और जाति के आधार पर वैमनस्य पैदा करना है, उसको लेकर भी सोनिया गांधी ने अपने इस लेख में हमला बोला है। और जो तीसरा उनका जो मुख्य मुद्दा है वो उनका कहना है कि यहाँ जो है कम्युनलाइजेशन हो रहा है, यानी शिक्षा का सांप्रदायिकरण हो रहा है। जिस तरीके से पाठ्यक्रम बदले जा रहे हैं, महात्मा गांधी की जान लेने का जो पाठ था वो हटाया गया, मुगलों का वो वहाँ से हटाया जा रहा है, लगातार NCERT की किताबों में बदलाव की खबरें आती रही हैं। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर उन्होंने हमला बोला और उनका कहना है कि केंद्र सरकार का तीसरा जोर सांप्रदायिकरण पर है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की दीर्घकालिक वैचारिक परियोजना की पूर्ति है, जिसमें शिक्षा प्रणाली के माध्यम से नफरत फैलाने और उसे बढ़ावा देने की बात कही गई है। ये उनका कहना। उनका है कि हमारे विश्वविद्यालयों में हमने देखा है कि शासन अनुकूल विचारधारा वाले पृष्ठभूमि के प्रोफेसरों को बड़े पैमाने पर नियुक्त किया गया है, भले ही उनके शिक्षण और छात्रवृत्ति की गुणवत्ता हास्यास्पद रूप से खराब क्यों ना हो। और आपको याद होगा कि अभी जो छात्रों का एक प्रदर्शन हुआ था जंतर मंतर पर, इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए छात्र संघियों का, राहुल गांधी भी वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि पूरी शिक्षा व्यवस्था RSS के कब्जे में जा चुकी है। अगर ये कामयाब हो गए शिक्षा व्यवस्था पर पूरी तरीके से कब्जा करने में, तो फिर शिक्षा आपकी पहुंच से दूर हो जाएगी, शिक्षा आपको मिलेगी ही नहीं। तो ये बात सोनिया गांधी ने भी अपने आलेख में लिखी है। लेकिन सोनिया गांधी के इस लेख पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तो मैंने और किसी की प्रतिक्रिया नहीं देखी, लेकिन जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी प्रतिक्रिया जो है वो इस पर आई है और उन्होंने एक तरह से कहा है कि सोनिया गांधी जो अभी समझ नहीं पाई है ये जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है उसको बदलकर ये नई शिक्षा नीति जो है वो भारतीयकरण शिक्षा का कर रही है। ये उनका कहना है, तो हम सुन भी सकते हैं कि क्या कहा। जी बिल्कुल। हम पहले देवेंद्र फडणवीस को सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने, क्या प्रतिक्रिया आई, और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। देवेंद्र फडणवीस लगातार अभी सुर्खियों में भी बने हुए हैं और ऐसे में अब उनका ये बयान और आ जाना सोनिया गांधी के लेटर पर प्रतिक्रिया देना, अब ये भी बड़ी बात है कि देवेंद्र फडणवीस के बाद किन किन की प्रतिक्रिया आती है इस पर, क्योंकि बड़ा मुद्दा उठा दिया है सोनिया गांधी ने 3C के जरिए से, जिस तरह से शिक्षा को भी कहीं ना कहीं अब खराब किया जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठते ही थे मोदी सरकार की, अब शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे। तो पहले हम देवेंद्र फडणवीस को सुनेंगे, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। फडणवीस को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी को पूरी जानकारी ही नहीं है, उन्हें पहले जानकारी लेनी चाहिए और जो भी भारतीयकरण किया जा रहा है शिक्षा का उस पर सहमति ही देनी चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस ने सफाई दी है आकर, और सफाई इसीलिए ही देनी पड़ी अमलेंदु जी क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि सोनिया गांधी ने जो ये 3 मुद्दे उठाए हैं, 3C का जो जिक्र किया है उसमें सच्चाई है। हाँ, उसमें अब तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सोनिया गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे उसमें है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है, पहले जानकारी कर लें। लेकिन उन मुद्दों पे जो है कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते, उन मुद्दों पे कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। शिक्षा का व्यवसायीकरण पे कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते हैं, सेंट्रलाइजेशन पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। सांप्रदायिकरण जो है वो सांप्रदायिकरण को कह रहे हैं ये भारतीयकरण है, तो सांप्रदायिकता भारतीय चीज नहीं है, ये समझना चाहिए।
जी, ये संविधान भी हमारा हाँ, यही है। और ये आरएसएस जो है इसको हिटलर से लेकर आया है, उसको यहाँ फैलाना चाहता है। जी। तो ये उनको बताना चाहिए देवेंद्र फडणवीस को। तो मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस को खुद जो है पहले पढ़ना चाहिए कि सांप्रदायिकता क्या है और आरएसएस की विचारधारा क्या है, बीजेपी की विचारधारा क्या है। तो अब ठीक है, जो आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह होते हैं, उनकी तरफ से कुछ कहा जा सकता है, दूसरी तरफ से कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सोनिया गांधी ने ये लेख लिखकर आज भारतीय जनता पार्टी के 3C जो हैं उन पर तगड़ा हमला बोला है कि ये किस तरीके से देश की शिक्षा व्यवस्था को दूषित कर रहे हैं और उसका सत्यानाश कर रहे हैं। यानी साफ है कि जिस तरह से कहा जाएगा कि अगर युवा शिक्षित होगा तो देश तरक्की करेगा, लेकिन अगर शिक्षा को ही सीमित कर दिया जाएगा, यानी जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर वो ये लग रहे हैं कि जो बीजेपी चाहती है वो उतनी ही शिक्षा, उतने ही लोगों को शिक्षा, उतने ही हिसाब से शिक्षा वो लोगों तक पहुंचाना चाह रही है। और अगर ऐसा रहा, जो भी सोनिया गांधी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, अगर इस चीज में बीजेपी कामयाब हो जाती है तो भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, क्योंकि युवा जब सही शिक्षा उसे मिलेगी ही नहीं, तो जब शिक्षा सही नहीं होगी तो उसका मार्गदर्शन सही नहीं होगा और देश तरक्की नहीं करेगा। इसी गंभीर मुद्दे को सोनिया गांधी ने उठाया, लेकिन बड़ी बात यहाँ ये है कि देवेंद्र फडणवीस ने उन तीनों मुद्दों पर जवाब देने के बजाय सोनिया गांधी पर ही ये कह दिया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है वो क्या कह रही हैं। उन्हें पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद आगे आकर उन्होंने इस तरह के जवाब देने चाहिए या आरोप लगाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो धर्म से रिलेटेड जो आरोप लगते रहे हैं बीजेपी पर, वो एक बार फिर सोनिया गांधी ने भी उठा दिया कि किस तरह से बांटने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और शिक्षा में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह से आपको याद है कि अभी औरंगजेब को लेकर भी कितना बवाल मचा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बवाल देखने को मिला, यूपी तक भी उसका असर देखने को मिला, या लगातार जो खबरें आती ही रहती हैं कि कहीं पर भी कभी मस्जिद और मंदिर के विवाद तो अब आए दिन छिड़ जाते हैं। तो इस सब को लेकर ही कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने इन मुद्दों को उठाया। और वहीं दूसरी तरफ एनडीए अब कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आरोप भी अब लगने लगे हैं, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। संजय सिंह ने, ओवैसी ने आरोप कहीं ना कहीं ये दावे किए और इस पर अभी तक बीजेपी के किसी भी सहयोगी दल की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है। यहाँ पर यह भी साफ हो गया है कि नीतीश कुमार अब मुस्लिम समुदाय को साधने में लगे हुए हैं। पहले रोजा इफ्तार पार्टी से मुस्लिम संगठन का नदारत रहना, वहां ना पहुंचना, उसका बहिष्कार करना, बावजूद इसके नीतीश कुमार जो पहुंचे ईद के कार्यक्रम में गांधी मैदान, ये बताता है कि नीतीश कुमार मुस्लिम समुदाय की नाराजगी को खत्म करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, या सबसे बड़ी बात जो नीतीश कुमार के करीबी खालिद अनवर है, उनका जो बयान आया था, उन्होंने वक्फ बिल को लेकर जो रुख साफ किया था कि जब तक सबको संतुष्टि नहीं होगी इसे पेश नहीं किया जाएगा। और ये सारी चीजें बताती हैं कि नीतीश कुमार ने अब बीजेपी सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, और ये दबाव कामयाब होगा नहीं होगा ये एक बड़ा सवाल इस समय खड़ा हुआ है। लेकिन बीजेपी के अंदर भी खलबली है। उसी का नतीजा ये रहा कि सौगाते मोदी को तुरंत लागू किया गया, एक योजना लाई गई। हाँ, उसका असर होता अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस सब पर हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमलेंदु जी, मेरे तमाम दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा।